Yes, class. A very good morning to all of you and welcome back to a new session of the 1000 MCQ series जिसका टारगेट है आपका दिसंबर 2025 के अंदर JRF दिलाना। इस सीरीज का ये हमारा थर्ड सेशन है। इससे पहले जो हमारे सेशन हमने किए हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के थे। दोनों ही सेशन में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो है रेशियो एनालिसिस का। 4 टाइप की रेशियो होती है आपकी। लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एफिशिएंसी रेशियो को ही टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। एफिशिएंसी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं और इसी को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। यहीं से आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एफिशिएंसी रेशियो देखो टर्नओवर यहाँ भी आया है यहाँ भी आया है, तो मतलब ये दोनों टर्नओवर रेशियो हैं। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं जहां बी और सी आपका आंसर मिले, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। लेकिन समझते हैं आप एफिशिएंसी रेशियो को। एफिशिएंसी रेशियो काम करने की एफिशिएंसी बताती है कि कितनी एफिशिएंटली आप काम कर पा रहे हो। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आपका सेल्स अपॉन इन्वेंट्री, जो सेल्स और इन्वेंट्री की रेशियो आपको बता के चलता है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सेल, COGS जिसको बोला जाता है। COGS अपॉन फिक्स्ड एसेट। COGS का फॉर्मूला क्या होता है मैम? अगर मैं लाइबिलिटी साइड से COGS की बात करता हूँ तो उसके लिए मेरे को मेरी कैपिटल प्लस करनी पड़ती है, रिजर्व एंड कैपिटल या कैपिटल एंड रिजर्व लिख लो, इनको प्लस करोगे और आप लॉन्ग टर्म लोन को प्लस करोगे या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को प्लस करके उसमें से आपको माइनस करने होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल कर आ जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजनिंग के फॉर्म में है। यहाँ पे बोला गया है असर्शन के अंदर ओनली relevant cost should be taken into consideration for the decision making। decision making के लिए हम only relevant cost को लेके चलते हैं। of course irrelevant cost को भी अगर decision making में लेंगे तो वो decision making हमारी अच्छी कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। रीजन देखते हैं कि all the variable cost are relevant and all the fixed cost are irrelevant। क्या सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट इरेलीवेंट होती है? नहीं, इरेलीवेंट कॉस्ट तो आपकी एक तरीके से संक कॉस्ट होती है। संक कॉस्ट उन डिसीजंस की निकलती है जो आपके कैपिटल बजटिंग के अंदर आप लेते हो। कैपिटल बजटिंग के जितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं, इसीलिए उनकी संक कॉस्ट निकलती है। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है कि सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी इरेलीवेंट होती है, इस वजह से आपका रीजन गलत हो गया। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी कि आपका असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये आपका एनाल वेरिएंस से रिलेटेड है। वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हो? यस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर अगर आपका फेवरेबल या फेवरेबल या अनफेवरेबल वेरिएंस की स्टडी करते हो? यस। तो वहीं से ये क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है? वेरिएंस एनालिसिस इज अंडरटेकन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। क्या आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसीलिए करते हो ताकि आप प्लानिंग कर सको और कॉस्ट को कंट्रोल कर सको? हाँ मैम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो करते ही इसीलिए है ताकि कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। तो वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ही तो आता है, तो वेरिएंस एनालिसिस भी हम इसीलिए करेंगे ताकि हम अपनी कॉस्ट का प्लान बना सके और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर सके या उसको कंट्रोल कर सके। यहाँ पे दे रखा है फ्यूचर कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फ्यूचर कॉस्ट को आप लेके चलते हो कहाँ पे? बजटिंग के अंदर भी
और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी मैम ये फ्यूचर कॉस्ट क्या होती है, नाम ही बता रहा है कि फ्यूचर की कॉस्ट है ना। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी कि आप फ्यूचर कॉस्ट को भी कंसीडर करते हो बजटिंग के अंदर भी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। यहाँ पे फ्यूचर कॉस्ट का मतलब एक्चुअल कॉस्ट से है, एक्चुअल कॉस्ट से है। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड बना दिया कि मेरे 10 रुपए के अंदर जो है वो एक पेन बनकर रेडी हो जाएगा, बट एक्चुअली जब मैंने देखा तो मेरे पेन की जो कॉस्ट आई वो आई 12 रुपए। तो ये 12 रुपए क्या है, ये फ्यूचर कॉस्ट है, या आप जिसको एक्चुअल कॉस्ट भी कहते हो। क्लियर यहाँ तक? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कन्वर्जन कॉस्ट इज ए सम ऑफ, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से, कि रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स जब मेरा बनता है, फिनिश गुड्स जब मेरा बनता है तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है। तो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हुए, आपके डायरेक्ट वेजेस जो भी हुए, प्लस फैक्ट्री के ओवरहेड। फैक्ट्री के ओवरहेड के अंदर आपके सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। सो द ऑप्शन बी इज हियर द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ आपको 4 तरीके की रेशियो दे रखी है, इक्विटी डेफरल रेशियो, करंट रेशियो, सुपर क्विक रेशियो एंड द क्विक रेशियो। करंट रेशियो, क्विक रेशियो और सुपर क्विक रेशियो, ये तीनों ही आपकी एक तरीके की लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, ये तीनों ही लिक्विडिटी रेशियो होती हैं। अरेंज करना है इन तीनों को आपको सीक्वेंस में कि कौन सी ज्यादा लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ द फर्म, कि कौन सी रेशियो आपको ज्यादा ये दिखाती है कि कितनी लिक्विडिटी है या कितनी लिक्विडिटी नहीं है। अरेंज दीज रेशियो इन द सीक्वेंस टू रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ ए फर्म। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका क्विक एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में से जब मैं इन्वेंट्रीज को माइनस कर देती हूं तो मेरी क्विक एसेट निकल कर आ जाती है। यस मैम, करंट एसेट से जब इन्वेंट्री को माइनस करती हूँ तो क्विक एसेट आ जाती है। यस, तो इतना तो कंफर्म हो गया, सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 4 के बाद 2 बी हो सकता है, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, ऑप्शन ए तो आपका कट गया। ठीक है, दूसरा देखो, सुपर क्विक रेशियो और क्विक रेशियो। सुपर क्विक रेशियो नाम ही बता रहा है कि क्विक रेशियो से भी ज्यादा सुपर है, मतलब पहले 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा, ऐसे ही होगा। हाँ, 3, 3 के बाद 4 है, उसके बाद 2 है, बी हो सकता है। 3 से पहले 4 नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। 3 से पहले 4 नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ इस तरीके से बाय द एलिमिनेशन यहाँ आपका निकल कर आ गया। आपको ये नहीं भी पता है कि इक्विटी डेफरल रेशियो क्या होती है, तो भी आप यहाँ करेक्ट आंसर तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। क्लियर यहाँ तक? आ जाओ आगे। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम शेयर इशू करते हैं। यस, क्या इन शेयर को मैं डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूँ? हाँ, कौन से शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर को
डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है और किसी शेयर को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। स्वैट इक्विटी शेयर कौन से शेयर होते हैं? जो आप एम्प्लॉयज को देते हो, जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को देते हो, इनको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। क्या शेयर को मैम प्रीमियम पे भी इशू किया जा सकता है? यस, शेयर को प्रीमियम पे भी इशू किया जा सकता है। तो ये उसी से रिलेटेड है कि प्रीमियम रिसीव हुआ है ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, अमाउंट ऑफ विच प्रीमियम अकाउंट बट नोट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेट, प्रीमियम रिसीव ऑन द इश्यू ऑफ शेयर इज अमाउंट टू विच प्रीमियम अकाउंट बट नॉट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, जो प्रीमियम रिसीव हुआ है वो आपका प्रीमियम अकाउंट के अंदर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं जाता। हम जब एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री कैसे होती है? इसकी एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टोटल आपको जितनी अमाउंट मिली उसमें से शेयर कैपिटल का पैसा जितना था और प्रीमियम रिजर्व का पैसा जितना था, इस तरीके से आप इसकी एंट्री करते हो। सिंस शेयर प्रीमियम इज नॉट ए डिविडेंड एंड इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, यस इट इज 100% करेक्ट। देखो, जो प्रीमियम का पैसा होता है ना, ये आपका एक तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा आप लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर के लिए ही खर्च कर सकते हो, लॉन्ग टर्म खर्चे के लिए ही इसको यूज कर सकते हो। डिविडेंड आपकी एक तरीके से रेगुलर बेसिस पे होने वाली खर्चा है। तो ये आपका एक तरीके से करंट एक्सपेंडिचर है, करंट एक्सपेंडिचर को आप बीट नहीं कर सकते हो। समझ में आया? ये चीज आपको सेक्शन 52 के अंदर बताई गई है, मैं ये लिखवा देती हूँ बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट ने आपको ये बोला कि कहाँ कहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो है वो यूज कर सकते हो। वो 5 पॉइंट है। कौन कौन से हैं? राइट ऑफ कर सकते हो प्रीमियरली एक्सपेंसेस को, प्रीमियरली एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज होता है। राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, अगर आपने शेयर या डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है तो उसके लिए यूज हो सकता है। देखो, शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड देते हो ना, वो आपका एक तरीके से करंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन शेयर को इशू करना या डिविडेंड को इशू करना ये करंट नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसको ध्यान रखना। अगर आप कोई बोनस शेयर इशू कर रहे हो, बोनस शेयर इशू करने के लिए भी यूज कर सकते हो। बोनस शेयर मैम फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं एज ए बोनस, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जब आप शेयर देते हो तो वो बोनस शेयर होते हैं। टू पे प्रीमियम ऑन द रिडक्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, अगर आप रिडीम कर रहे हो, एक सेकेंड, अगर आप रिडीम कर रहे हो शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम पे, किस पे? प्रीमियम पे, तो आप इसे यूज कर सकते हो प्रीमियम का पैसा देने के लिए। अगेन डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते हो। या फिर लास्ट आपका, आप बायबैक कर रहे हो इक्विटी शेयर, आप बायबैक कर रहे हो इक्विटी शेयर, तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अगेन
सेक्शन 52 क्या बताता है कि प्रीमियम का पैसा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मैम 5 पॉइंट। मेनली एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। आप डिस्काउंट पे अगर ये शेयर या डिबेंचर इशू कर रहे हो या राइट ऑफ कर रहे हो, उसके लिए यूज कर सकते हो। आप इशू कर रहे हो बोनस शेयर, उसके लिए यूज कर सकते हो। अगर आप शेयर और डिबेंचर के रिडम्पशंस पे प्रीमियम दे रहे हो, उसके लिए यूज कर सकते हो। या फिर आप बायबैक करते हो इक्विटी शेयर, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रियोर इन कॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज। प्रॉफिट हो रहा है इन कॉर्पोरेशन से पहले, तो वो कौन सा प्रॉफिट होगा? मतलब अभी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, आपकी कंपनी बनी नहीं है, तो उससे पहले का प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? उससे पहले का प्रॉफिट आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर जाता है। दो टर्म होती है अब ये। एक होती है कैप, एक सेकेंड, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम है। इसका आंसर तो कैपिटल रिजर्व ही आएगा। यहां आप इस ऑप्शन को चेंज करके रिजर्व कैपिटल कर लो। आंसर इसका कैपिटल रिजर्व ही आएगा। अब मेरे को ये बता दो, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के अंदर फर्क क्या होता है? रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के अंदर फर्क क्या होता है? फटाफट बताओ जिसको भी पता है। देखो, रिजर्व कैपिटल तो आपका वो पैसा होता है जो कंपनी ने अभी तक कॉल ही नहीं किया है। कंपनी को जब भी आपके शेयर इशू करती है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मंगवाती है, फिर अलॉटमेंट मनी आती है आपकी, अलॉटमेंट मनी, देन आपकी शेयर फर्स्ट कॉल होती है, देन जितनी भी कॉल हो लास्ट में आपकी शेयर फाइनल कॉल होती है। जब तक फाइनल कॉल नहीं की है, तो जितना भी पैसा है वो सारा का सारा रिजर्व है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। लेकिन कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो रिजर्व है वो द कैपिटल प्रॉफिट की, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट है, और इसको मैं कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म एसेट के लिए ही, एक तरीके से क्या, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए ही मैं इसको यूज करूंगा। प्रीमियम जो अभी हमने देखा, ये प्रीमियम, प्रीमियम एक तरीके का आपका कैपिटल रिजर्व है। प्रीमियम एक तरीके का आपका कैपिटल रिजर्व होता है। देखो, दो तीन टर्म्स और बता देती हूँ यहीं पे। एक होती है आपकी शेयर की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब प्रिंटेड प्राइस किसी भी सर्टिफिकेट का या उस शेयर का। दूसरा होती है आपकी ऑथोराइज्ड वैल्यू। ऑथोराइज्ड वैल्यू क्या? मैक्सिमम कितना कैपिटल आप अकॉर्डिंग टू योर, जो भी आपने मेमोरेंडम बनाया था उसके अकॉर्डिंग आप कितना मैक्सिमम कैपिटल ले सकते हो, उसको कहा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इस मैक्सिमम में से कितना आपने इनवाइट किया है, मतलब इशू कितना किया है, इशूड कैपिटल क्या है, वो है आपका इशूड कैपिटल। आपकी मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल है 10 करोड़। 10 करोड़। अभी मैडम मुझे 10 करोड़ की तो जरूरत नहीं है। 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हाँ 10 करोड़ से जीरो लगाई है मैंने। 10 करोड़। अब मुझे 10 करोड़ की जरूरत नहीं है। मैंने अपना इशू कर दिए 7 करोड़ के, तो 7 करोड़ हो गए इसमें से इशूड कैपिटल। अब इशूड में से आपके सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, आपका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्रिप्शन मैम हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ सकता है, और मेरा अंडर सब्सक्रिप्शन भी आ सकता है, इवन फुली सब्सक्राइब्ड भी आ सकता है, फुली सब्सक्राइब्ड भी आ सकता है। अगर मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करती हूँ, तो आपने 7 करोड़ के लिए बोला था, और आपके पास जो एप्लीकेशन आई वो 8 करोड़ की आ गई।
आपको पैसा 7 करोड़ चाहिए था, लेकिन जो एप्लीकेशन आई वो 8 करोड़ की आ गई। अंडर सब्सक्रिप्शन 7 करोड़ मांगा था, 6 करोड़ की आई। फुल्ली जितना मांगा था उतने की ही एप्लीकेशन आ गई। समझ में आया? मैम, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो उस केस में क्या करते हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो उस केस में क्या करते हैं। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है और वो अंडर सब्सक्रिप्शन जितना आपने डिमांड की थी उससे 90% से भी कम है, 90% से भी कम है, तो आप रिफंड कर दोगे सारी के सारी एप्लीकेशंस को। जिसने भी एप्लीकेशन की है उन सबका पैसा आप रिफंड कर दोगे। लेकिन 90% या उससे ज्यादा है, 90% या उससे ज्यादा है, तो इस केस के अंदर आप इशू कर दोगे उन्हीं सभी को जिनकी एप्लीकेशन आई है। क्लियर? मैम, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका पहला केस तो बनेगा कि जितने भी ज्यादा आई हो उनको रिजेक्ट कर दो। हमारे केस के अंदर हम 1 करोड़ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके उनको पैसा वापस दे देंगे। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है आपका प्रो डाटा अलॉटमेंट का। प्रो डाटा अलॉटमेंट, प्रो डाटा अलॉटमेंट आता है आपका रेशो की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में, कि आपके पास 80 थी, जिन्होंने 80 की एप्लीकेशन दी थी उन सबको 70-70 दे दो। मतलब जिसने 7 अलॉट हुए हैं उसको एप्लीकेशन आपने एप्लीकेशन उसने 8 की दी थी, तो ये होता है प्रो राटा। अगर आपने 10 शेयर की एप्लीकेशन दी है तो आपको 9 मिल जाएंगे। अगर आपने 40 शेयर की एप्लीकेशन दी है तो आपको 35 मिल जाएंगे। तो ये रेशियो बेसिस पे 7:8 अगर आपने ले लिया इस तरीके से करके। समझ में आया? समझ में आया? अब अपने क्वेश्चन पे दोबारा आ जाओ, मैंने क्वेश्चन तो स्किप नहीं कर दिया ना। हाँ, ये ठीक था आपका कैपिटल रिजर्व। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ पे आपका प्रिपेयर होता है? मैम, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर प्रिपेयर होता है या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, सोच लो। ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग, दो ऑप्शन तो मैंने तुम्हें दे दिए, बाकी तो मैंने रिजेक्ट कर दिए। अरे बुद्धू, नॉन ट्रेडिंग के अंदर बनता है। नॉन ट्रेडिंग कंपनीज लाइक आपकी कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप मैनेज करते हो कैश फ्लो की एफिशिएंसी को, उस सब के लिए आप नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट बना के चलते हो। एग्जाम्पल याद रख लेना नॉन ट्रेडिंग का, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ओनर इक्विटी की बात की जा रही है। ओनर इक्विटी क्या होता है? मैम, जब मैं बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यहाँ हमारा एक तरफ लाइबिलिटी आती है, इधर एसेट आती है। एसेट के अंदर आपकी करंट एसेट आती है और आपकी नॉन करंट एसेट आती है। लाइबिलिटी के अंदर आपका रिजर्व एंड कैपिटल आता है, करंट लाइबिलिटी आती है और नॉन करंट लाइबिलिटी आती है। अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं तो इसी के अंदर आपका ओनर्स इक्विटी इसी को बोलते हैं। तो यहाँ इसके हिसाब से देख लो, टोटल एसेट, जितना टोटल एसेट होगी उतनी ही टोटल लाइबिलिटी होगी। हाँ, टोटल एसेट में से अगर मैं आउटसाइडर लाइबिलिटी को माइनस कर दूंगा, टोटल एसेट से अगर मैं आउटसाइडर लाइबिलिटी, करंट हो या नॉन करंट हो, टोटल एसेट है यहाँ मेरी, करंट एसेट है मेरी 100, नॉन करंट एसेट है मेरी 50, नॉन करंट लाइबिलिटी है मेरी 60, करंट लाइबिलिटी है मेरी 40 और कैपिटल है मेरी 50। तो जब मैं टोटल एसेट में से 150 में से 40 और 60 मतलब 100 को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरी कैपिटल निकल के आ जाएगी?
तो क्या मेरी कैपिटल निकल कर आ जाएगी? यस मैम। लेकिन आउटसाइडर लाइबिलिटी और टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी, यहां देखो टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी को आप लेके चलोगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। डन 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 डन। आगे, accounting information refers to the only event which are concerned with the business firm. accounting information में सिर्फ business से related information आती है? yes. accounting information is presented in the financial statement. क्या accounting information present की जाती है financial statement? yes. this both statement are very easy and correct. नेक्स्ट, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइन, ये आपका कॉमर्स का क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया, बट आ गया है तो कर भी दो। अगर एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी जरूर से जरूर डिक्लाइन होगी, ये तो कंफर्म है। तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज से ज्यादा होगी या एवरेज से कम होगी, मेरे को ये बता दो। मैम, मार्जिनल जो है वो घटती भी जल्दी है और बढ़ती भी जल्दी है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बिलो होगी आपकी एवरेज कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो फ्रॉम द एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट तो आपकी टिक होती है, टिक। मार्जिनल कॉस्ट तो इस तरीके से बनती है, एवरेज कॉस्ट यू शेप होती है, ये हो गई आपकी एमसी, ये हो गई एसी। तो एवरेज अगर डिक्लाइन हो रही है तो ये देखो एवरेज यहाँ डिक्लाइन हो रही है। जहां तक एवरेज डिक्लाइन होती है उसके, जहां तक एवरेज डिक्लाइन होती है उस पॉइंट पे टच करते हैं एमसी और एसी। तो एमसी जो है वो हमेशा ही नीचे होगा आपका एसी से जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होती है। क्लियर यहां तक? सी यहाँ इसका करेक्ट आंसर बनेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड ने डिक्लेयर किया 40% डिविडेंड। 40% डिविडेंड है तो 60% रिटेन्ड अर्निंग होगी। 60% रिटेन्ड अर्निंग होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? कंपनी हैज डिक्लेयर 40% ऑफ नेट प्रॉफिट एज ए डिविडेंड। क्या नेट प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड दिया जाता है? अगर आपको यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनानी आती है, इनकम स्टेटमेंट, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इनकम स्टेटमेंट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आता है ईबीआईटी, ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से आप पहले टैक्स को माइनस करते, इंटरेस्ट एंड टैक्स को माइनस करते हो। पहले टैक्स भी कर सकते हो, इंटरेस्ट भी कर सकते हो। अच्छा नहीं, पहले आप इंटरेस्ट को माइनस करते हो, फिर आता है आपका ईबीटी। ये जो ईबीटी है ना, ये आपका नेट प्रॉफिट होता है। एक मिनट। द कंपनी हैज डिक्लेयर 40% ऑफ नेट प्रॉफिट एज ए डिविडेंड। तो ईबीटी में से टैक्स को माइनस किया जाता है। कंपनी विल प्रोवाइड 40% on paid up capital. Company declare 40% of tax profit as per the tax dividend. देखो इस क्वेश्चन में ना आपको थोड़ी सी एम्बिग्यूटी देखने को मिलेगी। वो क्या है? जो डिविडेंड पे किया जाता है ना, वो तो नेट प्रॉफिट का पे किया जाता है। रुको मैं दोबारा से बताती हूँ सारी चीजें। आपकी इनकम स्टेटमेंट बनती है कैसे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट से आता है फिर आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हो आप फिक्स कॉस्ट, देन आता है आपका ईबीआईटी। इसमें से आप पहले टैक्स माइनस करते हो, जो अमाउंट बचती है
उस पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, देन आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो एक्चुअली में जो डिविडेंड पे किया जाता है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स से किया जाता है, मतलब नेट प्रॉफिट से। बट यहाँ पे देखो, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बोलता है द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड ऑन पेड अप कैपिटल। स्टेटमेंट तो ये भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप जब शुरू में आपको कंपनी ने आईपीओ इशू किया फॉर एग्जांपल, तो उसमें कुछ ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी। उस ऑथोराइज्ड कैपिटल में से कुछ पार्ट उसने इशू किया होगा। अब वो कितना पार्ट इशू किया, उस पे कितना सब्सक्रिप्शन आया, अंडर सब्सक्रिप्शन रहा, ओवर सब्सक्रिप्शन रहा, जितना इशू किया उसके बेस पे कितनों ने एक्सेप्ट किया, मतलब पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक्चुअली शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट करके आपके शेयर्स को आपको पे किया है। तो डिविडेंड जो पे किया जाएगा वो पेड अप कैपिटल पे ही तो पे किया जाएगा ना। तो ये भी आंसर इसका सही है। तो मेरे हिसाब से इसका ए एंड बी दोनों ठीक है, क्योंकि ए इस कंटेक्स्ट में ठीक है कि डिविडेंड नेट प्रॉफिट के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है, और डी इस कंटेक्स्ट में सही है कि डिविडेंड जो है वो पेड अप कैपिटल के ऊपर ही पे किया जाता है। सो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। बाकी क्लियर करके मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसकी और बेटर क्लैरिटी दूंगी। अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। बहुत 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 बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन और आएंगे आगे। अभी मैं इसमें देखो एक तो ऑप्शन नहीं लेके आई हूं, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको खुद कैलकुलेट करना है, ऑप्शन नहीं है इसमें। क्लियर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सबसे पहले तो मैम फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला होता है √2 इंटू एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट आएगी उसको डिवाइड कर दो कंप्लीट को केयरिंग कॉस्ट से। और अगर केयरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी हो तो जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उस कॉस्ट के हिसाब से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। ये पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। एनुअल डिमांड, एक पॉइंट और बताओ यहाँ पे, ये जो आपको एवरेज डिमांड दे रखी है ये मार्केट की डिमांड है। इसमें भी बहुत बच्चे गलती करेंगे, ईमानदारी से बताना प्लीज। ये मार्केट की डिमांड है। हमें मार्केट की डिमांड से क्या मतलब, हमें तो हमारे फर्म की डिमांड देखनी होती है ना, हमें तो हमारे फर्म की डिमांड देखनी है। तो यहाँ पे आप ये 2000 ट्यूब को ना लेके आप नॉर्मल यूजेस रेट के हिसाब से अपनी एनुअल डिमांड निकालोगे। नॉर्मल यूजेस रेट क्या है मैम, 100 पर वीक का है। एनुअल में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 52 से, 52 5200, 2 इंटू 5200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 पर ऑर्डर के हिसाब से। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई आपकी 100। केयरिंग कॉस्ट मैम 20% पर एनम। 20% किसका निकलेगा, कॉस्ट ऑफ ट्यूब का निकलेगा। 500 का 20% मैम 100। इसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो फटाफट के आंसर आएगा और बताओ मुझे। इसको सॉल्व कर लेना। इसका जो आंसर आएगा मैं डायरेक्टली वो बता देती हूँ, ये आएगा 102 क्यूब। 102 क्यूब, ट्यूब सॉरी ट्यूब्स नोट क्यूब। क्लियर है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है। रीऑर्डर लेवल
रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि आप अपना सेकंड ऑर्डर कब प्लेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिक्वायरमेंट है 2000 ट्यूब्स की, यहाँ पे आप इसको यूज करते जा रहे हो, कभी 1200 आई, 1500 हुई, 1800 हुई, फिर ये 1100 हो गई, 800 हो गई। तो कौन सा आपका ये है मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो आप रखते हो, एक है ये मिनिमम स्टॉक लेवल। तो ऐसा कौन सा लेवल आएगा बीच में जब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दोगे, तो वो रीऑर्डर लेवल आपसे पूछ रखा है। वो रीऑर्डर लेवल आपसे पूछ रखा है कि कितने कॉस्ट पे आप दोबारा से रीऑर्डर कर दोगे। देखो इसमें ध्यान रखना, आप इसमें बिल्कुल जो कहते हैं ना वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हो। रीऑर्डर लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल के लिए आप हमेशा वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हो। मैम कैसे? रीऑर्डर लेवल आपको देखना है मैक्सिमम कंजप्शन कितना कर लेते हो आप, मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजप्शन कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, मैक्सिमम लीड टाइम से। मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजप्शन कितना है पर वीक के हिसाब से डाटा दे रखा है, तो हम वीक का ही लेके चलेंगे। मैक्सिमम पर वीक में 200 ट्यूब को यूज कर लेता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, मैक्सिमम है 200, ठीक है। मैक्सिमम लीड टाइम, ज्यादा से ज्यादा मेरा सप्लायर मेरा ऑर्डर प्लेस करने में कितना टाइम ले लेता है, वो है आपका 8 वीक। क्योंकि लीड टाइम आपका सप्लाई का 6 to 8 वीक है, तो मैक्सिमम टाइम कितना लेगा, 8 वीक। ज्यादा से ज्यादा जिस टाइम पे आपका ऑर्डर आएगा उस टाइम पे आपके पास 1600 ट्यूब्स ऑलरेडी होनी चाहिए। इस लेवल पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दोगे। अगर इससे नीचे गए तो हो सकता है आपके पास आगे प्रोड्यूस करने के लिए स्टॉक ही ना बचे। समझ में आया रीऑर्डर लेवल का भी मतलब? तो इसका आंसर बनेगा आपका 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब। एक है मिनिमम स्टॉक लेवल और एक है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, पहले तो इनका मीनिंग बता दो मुझे। देखो समझना इस पॉइंट को, रीऑर्डर लेवल तो वो लेवल होता है जहां मैं अपने सप्लायर को फोन करता हूँ। मिनिमम स्टॉक लेवल वो लेवल होता है जब मेरा सप्लायर मेरा प्रोडक्ट लेकर आ जाएगा, रॉ मटेरियल सप्लाई कर देगा, उस टाइम पे मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, मिनिमम इतना स्टॉक तो उस टाइम पे भी मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, वो है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा आपका, मेरे को ये बताओ। रीऑर्डर लेवल क्या था, जब इस रीऑर्डर लेवल में से मैं माइनस कर दूंगा, क्या माइनस करोगे, मैं यहाँ माइनस करूंगा कि आपकी एनुअल यूजेस कितनी है, एनुअल यूजेस कितनी, सॉरी एवरेज यूजेस कितनी है, एवरेज यूजेस कितनी है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो एवरेज रीऑर्डर लेवल से, एवरेज रीऑर्डर लेवल से, या रीऑर्डर पीरियड भी कह सकते हो आप इसे। रीऑर्डर लेवल कितना था, 1600। एवरेज यूजेस कितनी है, एवरेज यूजेस मतलब नॉर्मल यूजेस कितनी है, 100 पर वीक, नॉर्मली 100 पर वीक। रीऑर्डर पीरियड एवरेज लेना है आपको, एवरेज मतलब मिनिमम 6 है लीड टाइम मेरा, मैक्सिमम लीड टाइम मेरा 8 है, तो एवरेज कितना होगा, 7। तो आपका यहाँ से मिनिमम स्टॉक लेवल कितना बच जाएगा मैम, 900 रुपए, सॉरी 900 ट्यूब। मतलब कि जिस टाइम पे आपका सप्लायर आपके पास सामान लेकर आएगा उस टाइम पे ऑलरेडी आपके पास 900 ट्यूब होनी चाहिए। वहीं पे अगर मैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल की बात करती हूँ तो इसमें क्या आता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकलेगा तो उसी तरीके से, कैसे कि रीऑर्डर लेवल क्या है,
उसमें आपको ध्यान देना है कि रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी। रीऑर्डर क्वांटिटी देखो, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको क्या बताता है कि मेरे पास मैक्सिमम स्टोर करने के लिए कितना एरिया है, वही आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा कि मेरे पास सिर्फ इतना ही एरिया है, इससे ज्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकता। यही बात है। हाँ, तो रीऑर्डर लेवल क्या है प्लस आपका रीऑर्डर क्वांटिटी, कि अगर उसने जल्दी से जल्दी भी भेज दिया और मेरे पास ऑर्डर आ गया, तो रीऑर्डर लेवल मैंने रीऑर्डर किया कब था? रीऑर्डर किया था मैम जब मेरी 1600 यूनिट थी। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी थी जब मैंने उसको ऑर्डर दिया था? मैम 102। इसमें से आपको माइनस कर देना है मिनिमम यूजेस और मिनिमम लीड टाइम को, कि कम से कम आप कितना यूज कर लोगे। मिनिमम यूजेस और मिनिमम लीड टाइम मल्टीप्लाई करके मिनिमम लीड टाइम, ये हो गया आपका 1702। मिनिमम यूजेस कितना है? 50। मिनिमम लीड टाइम है 6 वीक का, तो ये आ गया 300। 1702 में से जब 300 को माइनस करोगे ये आ जाएगा 1402। देखो इस क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा से प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। गॉट इट? चलो आज की क्लास हम इतने ही रखते हैं। एक बहुत बढ़िया सा थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। क्लास में लास्ट तक तुम बने रही। एक बार रिवाइज करवा दूं, मेरे को थोड़ी सी तसल्ली नहीं हो रखी इस क्वेश्चन में। जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय केयरिंग कॉस्ट, इसका आप रूट कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब कि मैं कहाँ पे ऑर्डर करूंगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ये लेके चलना है। रीऑर्डर लेवल में कि मैक्सिमम आपके पास कितना यूज कर लेते हो। मैक्सिमम मैडम मैं 200 ट्यूब यूज कर लेता हूँ। मैक्सिमम कितनी दिन में आपका सप्लायर आपको सामान भेज देता है? ज्यादा से ज्यादा वो 8 हफ्ते ले लेता है, इससे ज्यादा तो नहीं लेता। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रीऑर्डर लेवल आ जाएगा कि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा सामान को यूज कर लिया और ज्यादा से ज्यादा टाइम सप्लायर ने ले लिया, तब भी आपके पास जब 1600 यूनिट है उस टाइम पे आपको ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि आपका नुकसान ना हो किसी भी तरीके से। समझ में आई? रीऑर्डर लेवल में याद रखना कि मैक्सिमम लीड टाइम आपको लेना है और मैक्सिमम यूजेस कितनी होती है आपकी वो लेना होता है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, कि जिस टाइम पे मेरे को रीऑर्डर रिसीव होगा उस टाइम पे मेरे पास मिनिमम कितना स्टॉक हमेशा मेरे बिजनेस के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए हम लेते हैं कि रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या था? रीऑर्डर लेवल मेरा 1600 था। इससे आप मैं इसमें आप क्या किया था, ये मैंने 1600 था। एवरेज यूजेस है आपकी 100 और एवरेज लीड टाइम है आपका एवरेज 7। तो ये 700 आ गया था। अच्छा ये माइनस का साइन मैं भी कहूँ क्या कर रखा है मैंने, ठीक है ये माइनस का साइन होता है, मेरे को ये ध्यान नहीं रहा था। तो ये मिनिमम स्टॉक लेवल है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कि कितना आप मैक्सिमम स्टॉक कर सकते हो अपनी एरिया के हिसाब से। तो उसमें क्या है कि रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल दिया है 1600 पे, रीऑर्डर क्वांटिटी एक बारी में कितनी आएगी? 102। टोटल क्वांटिटी आपके पास हो जाएगी 1702। उसमें से आप माइनस कर दो कि मिनिमम इतना टाइम तो यू सप्लायर ले ही लेता है और मिनिमम इतना तो मैं यूज कर ही लेता हूँ। इस तरीके से आपके फॉर्मूला सारे ड्राइव होंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर देते हैं फटाफट। नेक्स्ट सेशन हमारा कल सेम टाइम पे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।